क्या आयोनिक इक्विलिब्रियम में आपको भी प्रॉब्लम है? क्या आयोनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पा रहे हैं? क्या आप आयोनिक इक्विलिब्रियम में बहुत ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से? अगर आपके साथ ऐसी बात है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं इससे पहले आपके लिए स्टोशियोमेट्री लेक्चर 1 लेके आया था। ठीक है, मैं ये रिवीजन सीरीज़ स्पेशली जेई मेन कैंडिडेट के लिए लाने जा रहा हूँ। ठीक है, जिनका सितंबर में जेई मेन अटैम्प्ट बचा हुआ है, मैं उनके लिए आयोनिक इक्विलिब्रियम का रिवीजन सीरीज लेके आया हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आपको इस रिवीजन सीरीज में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को, उन्हीं कंसेप्ट को सेलेक्ट किया है जो कि जेईई मेन की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रेलिवेंट है और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने रिवीजन सीरीज पे। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले तो आयनिक इक्विलिब्रियम को क्लियर करने का कुछ टिप्स मैं आपको बता दूं। ठीक है, अगर आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आपको आयनिक इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को देखने से पहले आपको स्टियोसियोमेट्री का कॉन्सेप्ट देख लेना चाहिए। ठीक है, आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, कुछ रिएक्शंस, सारे रिएक्शंस ध्यान में रखने हैं कि किसका रिएक्शन किससे होता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है। इस टाइप का आपके पास होना चाहिए। ठीक है, प्लस आपका केमिकल काइनेटिक्स अच्छा होना चाहिए, उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप आयनिक इक्विलिब्रियम को छूइए। ठीक है, नहीं तो आप क्या होगा कि आयनिक इक्विलिब्रियम आप बार बार रिवाइज कर रहे हो और कहते हैं सर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपके लिए आयनिक इक्विलिब्रियम को क्लियर करने का ट्रिक। ठीक है, तो चलिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं इस सीरीज़ में। ठीक है, और मैंने सोचा कि रिवीजन सीरीज़ में फॉर्मूला बताने के अलावा, फॉर्मूला प्रूव करने के अलावा मैं कुछ नया लेकर आऊँ, ताकि क्या हो कि बच्चों का क्वेश्चंस भी हो जाए और साथ साथ उनका रिवीजन भी हो जाए। लाइक अगर आप किसी फार्मूला पे कोई क्वेश्चन करते हो तो आपको वो फार्मूला जल्दी याद होता है। ऐसे मैं आपको एक फार्मूला का लिस्ट दे देता तो उससे हो सकता है, पॉसिबल है कि आपको जल्दी नहीं याद हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, कुछ रेलिवेंट चीज़ वीडियो में आगे बताते जाएंगे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन रहा अपने केबीसी का। ठीक है, pK of weak acid Ha and pKb of weak base BOH are 3.2 and 3.4 respectively. The pH of their salt solution AB is। चार ऑप्शंस गिवन है आपके पास, जिनको ट्राई करना है वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, बाकी मैं तो सॉल्यूशन बताऊंगा ही। तो चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, क्या है सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का? ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही रेलिवेंट है। ठीक है, और ये जेईई मेन में पूछा गया है पहले भी। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी भी है इस बार। ठीक है, तो इसके लिए चलिए इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, अब देखिए एक फॉर्मूला है इसके लिए, डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, अब मैं जब आपको आयनिक पढ़ाऊंगा तो इस फॉर्मूला का प्रूफ भी बताऊंगा, ऑब्वियस है। ठीक, लेकिन आपको चूंकि जेईई मेन सितंबर देना है तो आपने तो कुछ ना कुछ पढ़ा ही होगा, तो मैं उनका रिवीजन करवा रहा हूँ आपसे। ठीक है, तो चलिए वी नो दैट फॉर द साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, देखिए यहाँ पे आपने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे। साल्ट अगर वीक एसिड और वीक बेस का होता है तो उसका पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, उसका प्रूफ पढ़ना है। ठीक है, आप अच्छे से उसको पढ़ते हैं। साल्ट अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है तब भी आप प्रूफ पढ़ते हैं। वीक एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का है फिर भी पढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का फिर भी पढ़ते हैं। मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में उसका पीएच का फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो इसके पीएच का फॉर्मूला है पीएच इक्वल टू हाफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए माइनस पी के बी। जो फॉर्मूला है यही फॉर्मूला इसमें लगने वाला है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और जेईई मेन में पूछा हुआ है। ठीक है, तो हाफ इंटू 14 प्लस पी के ए माइनस पी के बी। ठीक है, पी के डब्ल्यू की वैल्यू 14 होती है नॉर्मली। ठीक है, पी के डब्ल्यू को 25 डिग्री सेल्सियस पे 14 माना जाता है। ठीक, इसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है अगर डिग्री सेल्सियस डिफरेंट हो, लेकिन नॉर्मली हम रूम टेम्परेचर एज्यूम करते हैं और रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होता है और 25 डिग्री सेल्सियस पे इसको 14 मानते हैं। ठीक है, ये भी आप जानते होंगे।
तो 7 प्लस हाफ पी के, बस अब कुछ नहीं है, इक्वेशन सॉल्व है। पी के ए की वैल्यू हमने पुट की जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी थी। पी के ए की वैल्यू दे रखी है अपनी। पी के ए कितने के बराबर है? पी के ए की वैल्यू दे रखी है 3.2, ठीक है। और पी के वी की वैल्यू भी दे रखी है 3.4, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। तो 3.2 माइनस 3.4 माइनस 0.02 0.2 एंड 7 माइनस 0.1 6.9, ठीक है। तो अपना करेक्ट ऑप्शन 6.9 होगा, जो कि बी ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। क्या है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन? फॉर ए स्पेरिंगली soluble salt ApBq, the relationship of its solubility product Ls with its solubility S is what? बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और मज़े की बात है कि जेई में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ चुका है और आगे भी इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। देखिए, आयनिक इक्विलिब्रियम में कुछ कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। बफर सॉल्यूशन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो टाइट्रेशन है आपका, ठीक है, कि मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस मिलाते हैं, वो भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो KH है, हाइड्रोलिसिस है, वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब टॉपिक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, जिनको भी बनाना है वीडियो पॉज कीजिए और आप क्वेश्चंस को बनाइए। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। क्या होगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। इसके सॉल्यूशन में देखिए कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज़ है। जब ApBq एक सॉलिड है, जो गिवन सॉलिड है, ठीक है, वो जब टूटता है तो Pa प्लस क्यू भी बनाता है, ठीक है। अब ये कहाँ पढ़ना है सर कि ये Pa प्लस क्यू भी बनाता है? देखिए, स्टोइचियोमेट्री में इसको पढ़ना है और आप अच्छी तरह जानते होंगे, ठीक। अगर आप नहीं जानते हैं तो ऐसे समझिए, यहाँ A का P नंबर ऑफ एटम है, B का Q है, तो जब ये टूटेगा तो P ऑफ A एटम प्लस Pa क्या है? नंबर ऑफ एटम ऑफ A, ठीक है। ये टूटा है मतलब एक एक ए का कॉफिशियंट P है, मतलब ए उतना है जितना उसका कॉफिशियंट है। मतलब यहाँ ए का अगर कॉफिशियंट 2 रहता तो ए का 2 एटम था, ठीक है। तो ए P है, तो ए का P एटम है, इसलिए Pa हो गया, और सिमिलरली Q B हो गया, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि इसका जो अपना कंसंट्रेशन है वो S के बराबर है। जो अपना ApBq का कंसंट्रेशन है वो मान लेते हैं S के बराबर है, ठीक है। जो ही अगर ये S है, मतलब इसका 1 मोल, अगर इसका 1 मोल टूटता है, काहे कि इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो इसका 1 मोल टूटता है, तो इसका इसका अगर 1 मोल टूटता है तो इसका P मोल बनता है और इसका Q मोल बनता है। मतलब P मोल ऑफ A और Q मोल ऑफ B में टूटता है, ठीक है। तो अगर S मोल है, अगर कंसंट्रेशन इसका S है, तो ये PS बनेगा, ये QS बनेगा कोफिशिएंट से। स्टोइचियोमेट्री में पढ़ना है, अगर आपको डाउट आ रही है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए KSP, इसका फॉर्मूला हमने केमिकल इक्विलिब्रियम से लगाया। मैंने आपको पहले ही कहा कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होंगे आयनिक इक्विलिब्रियम का, अगर तो आपको केमिकल इक्विलिब्रियम अच्छा करना होगा, स्टोइचियोमेट्री अच्छा करना होगा, रिएक्शंस अच्छे करने होंगे। रिएक्शंस आपको इनऑर्गेनिक में मिलेंगे कि क्या प्रोडक्ट बनता है कहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, तो KSP की जो वैल्यू होती है, मतलब K की जो वैल्यू होती है वो होती है इसकी कंसंट्रेशन इंटू इसका टू द रेज इसका कॉफिशिएंट। तो इसका कंसंट्रेशन कितना है? PS टू द पावर इसका कॉफिशिएंट P इंटू QS टू द पावर Q का कॉफिशिएंट बाय कंसंट्रेशन ऑफ ApBq भी होता है, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ ApBq को 1 कंसिडर करते हैं, किसी भी सॉलिड के कंसंट्रेशन को 1 कंसिडर करते हैं, तो अपना सिर्फ यही होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कुछ नहीं है, P टू द पावर P, S टू द पावर P, Q टू द पावर Q, S टू द पावर Q, बहुत सिंपल है। P और Q को अब एक साथ ले आइए, ठीक है। S को एक साथ ले आइए तो S टू द पावर P, S टू द पावर Q, P टू द पावर P, Q टू द पावर Q। अब S टू द पावर P इंटू S टू द पावर Q, S टू द पावर P प्लस Q होगा, ठीक है। ये क्लियर है सबको, ठीक। ये कुछ नहीं है, x टू द पावर m प्लस n होता है तो क्या हो जाता है x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n, उसी पर ये बेस्ड है, ठीक है। तो अपना ऑप्शन है करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2.5 ml of 2/5 molar weak monoacidic base, wrong question, ओके। मोनो एसिडिक बेस क्या होगा?
मोनो एसिडिक बेस, ठीक है, मोनो एसिडिक बेस केवी, ठीक है, जिसका केवी दिया हुआ है, उस मोनो एसिडिक बेस का जो केवी दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10⁻12 एट 25 डिग्री सेल्सियस, इज टाइट्रेटेड विद 2/15 मोलर HCl इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एट इक्विवेलेंस पॉइंट इच। ठीक, KW दिया हुआ है, देखिए मैंने आपको कहा था कि KW की जनरल वैल्यू क्या लेते हैं, 10⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो PKW क्या होता है 10 टू द पावर, मतलब PKW क्या होता है 14, ठीक है, तो वहीं से ही आया था। तो देखिए KW की वैल्यू दी रखी है हमें, ठीक। अब ऑप्शंस है, जिन्हें ट्राई करना है ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन पार्ट पे हम बढ़ते हैं। क्या है इसका सॉल्यूशन? सॉल्यूशन में देखिए कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है, सॉल्यूशंस में कुछ नहीं करना है। वॉल्यूम ऑफ बेस मुझे दे रखा है 2.5 ml है, ठीक है। देखिए मुझे निकालना क्या है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बेस दे रखा है 2.5 ml, मोलरिटी दे रखा है 2/5 मोलर, ठीक है। तो नंबर ऑफ मिली मोल ऑफ बेस क्या होगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि जान रहे हैं हम मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो मिली मोल में निकालने के लिए, मिली मोल में निकला क्योंकि ये ml में है तो ये मिली मोल आएगा, ठीक है। तो 2/5 इंटू 2.5 1 मिली मोल, इट मीन्स मिली मोल ऑफ एसिड रिक्वायर्ड ऑफ इक्विवेलेंस पॉइंट इक्वल टू 1 मिली मोल, ठीक है। मतलब इक्विवेलेंस पॉइंट पे जाने में, ठीक, कितना लगेगा 1 मिली मोल अपना, कितना क्या लगेगा एसिड लगेगा, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स 1 मिली मोल है, देखिए अब एसिड का हमने यहाँ मिली मोल निकाल लिया, ठीक, कि कितना मिली मोल है एसिड का, ठीक है, तभी तो मुझे वॉल्यूम ऑफ एसिड मिलेगा जो नहीं दे रखा है, ठीक है। और मोलरिटी 2/15 दे रखा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स 1 मिली मोल, मोलरिटी 2/15, वॉल्यूम ऑफ एसिड क्या हो जाएगा, देखिए यहीं से ये फॉर्मूला होगा, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ एसिड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स बाय मोलरिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है 1 मिली मोल बाय मोलरिटी, मोलरिटी क्या है 2/15, तो क्या हो जाएगा 15/2 ml, ठीक है, आसान है। तो ml में इसलिए आया क्योंकि हम मिली मोल लिख रहे हैं यहाँ भी, इसलिए ये ml में यूनिट आ रहा है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एसिड एंड बेस एट इक्विवेलेंस पॉइंट क्या हो जाएगा, ठीक, वॉल्यूम ऑफ बेस दिया रखा था हमें 2.5 ml, हमने वॉल्यूम ऑफ एसिड निकाला 15/2 ml। देखिए मुझे टोटल वॉल्यूम निकालना था, इसलिए मुझे इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी, वॉल्यूम ऑफ एसिड निकालने के लिए मैंने मिली मोल्स ऑफ एसिड पहले निकाला, ठीक है। तो उसके बाद आपका टोटल क्या हो जाएगा वॉल्यूम 15/2 + 2.5 10 ml, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है, बस आपको सारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, बहुत आसान है। टू कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ साल्ट, देखिए अगर आपको किसी की मोलरिटी कैलकुलेट करनी है तो मैंने पहले पिछले पेज पे बताया था मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या दे रखा है 1 मिली मोल, वॉल्यूम के क्या दे रखा है 10 ml, तो मोलरिटी क्या हो जाएगी नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम, तो 0.1 मोलर। तो मोलरिटी ऑफ साल्ट मुझे पता चला, ठीक है। अब देखिए मोलरिटी ऑफ साल्ट मुझे पता चला, ठीक। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे रिएक्शन होगा, मैंने कहा रिएक्शन आपको अच्छे से रखना है, ठीक है। अब देखिए BOH जो बेस है वो टूटेगा B++OH- में, ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन कंसिडर कीजिए, BOH टूटेगा B+OH- में, ठीक है। फिर ये B+H2O से रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा BOH+H+। अब देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है कि पहले ये करेगा पहले, देखिए ये जितना रिएक्शन है ये साइमल्टेनियस हो रहा होगा, ठीक है। BOH टूट रहा होगा B+OH में, तुरंत B+H2O से, क्योंकि वो तो सॉल्यूशन में एक्वस सॉल्यूशन है, पानी में है, तो वो तो ऑलरेडी रिएक्ट कर रहा होगा। हम सिक्वेंसली लिख रहे हैं समझने के लिए, ऐसा नहीं है कि ये रिएक्शन पहले हुआ रिएक्शन बाद में, साइमल्टेनियस सारा रिएक्शन होता रहता है, ठीक है। तब देखिए हम इस रिएक्शन को कंसिडर करते हैं B++H2O से BOH+H+ बना, तो मान लीजिए कि B+ का कंसंट्रेशन C है, तो BOH बनेगा C अल्फ़ा, H+ बनेगा अल्फ़ा C अल्फ़ा। अब सर ये अल्फ़ा क्या है, देखिए अल्फ़ा मेनली डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपका इलेक्ट्रोलाइट पूरा टूट जाए, मतलब अगर C मोल इसका टूटा तो यहाँ पे C बना, यहाँ भी C बना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है।
क्योंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही एकदम से ऐसे टूटता है, ठीक, कि पूरा पूरा वो टूट जाता है, नहीं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ ऐसा नहीं होता है। इसलिए अल्फा डिसोसिएशन कांस्टेंट है और अल्फा ऐसे निकालते हैं, ठीक है। हमने लिखा भी है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा 1, क्योंकि वो इजीली टूट जाता है। अल्फा मतलब कितना वो टूट पाता है, उसका कितना परसेंट टूट पाता है, ठीक है। तो आसान है, सी अल्फा, ठीक है। अब देखिए कितना कंसंट्रेशन मेरे पास बचा। अब अगर ये सी है, ये सी अल्फा है, सी अल्फा हो गया, तो मेरे पास तो यहाँ सी माइनस सी अल्फा ही बचा, राइट। यहाँ पे सी अल्फा मतलब नाउ कंसंट्रेशन बी प्लस का सी माइनस सी अल्फा है, क्योंकि सी अल्फा गायब हो चुका है, तो सी माइनस सी अल्फा है, बी ओ एच का सी अल्फा है, एच प्लस का सी अल्फा है, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं है, के एच निकालते हैं। के एच क्या होता है, के डब्ल्यू बाई के वी। अब के एच क्या होता है, ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होता है। मतलब अगर रिएक्शन वाटर के साथ हो रहा है तो उसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो हाइड्रोलिसिस क्या होता है, के डब्ल्यू बाई के वी। अब के डब्ल्यू की वैल्यू मुझे दी हुई है, के बी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो के एच निकाल लेंगे, आराम से निकलेगा, सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। अब के एच इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी देखिए, इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बेसिकली हम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका के एच है। के एच तो मुझे मिल गया है। अब के एच हमको कंसंट्रेशन से भी मिलेगा, क्योंकि हम पढ़े हैं ऑलरेडी केमिकल इक्विलिब्रियम में कि कैसे के एच कंसंट्रेशन से मिलता है, राइट। तो देखिए के एच क्या होगा, कंसंट्रेशन होगा, ठीक है, आसान है। के एच क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी अल्फा इंटू सी अल्फा बाय सी इंटू वन माइनस अल्फा, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो सी अल्फा क्या होगा, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाय सी इंटू वन माइनस अल्फा, सिंप्लीफाई करके ये आया। अब के एच की वैल्यू हम के डब्ल्यू बाई के वी से निकाले हुए, जो 10⁻⁻² है, तो 10⁻⁻² इक्वल टू ये होगा, ठीक है। यहाँ से मुझे क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो अल्फा की वैल्यू मिलेगी, ठीक। अब अल्फा की दो वैल्यू आएगी, एक -0.37, एक 0.27। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम पॉजिटिव वाले को कंसिडर करेंगे, ठीक। अब देखिए तो अल्फा क्या होगा, 0.27, ठीक। तो H प्लस का कंसंट्रेशन अब कितना था, सी अल्फा था, ठीक है। तो अल्फा मुझे मिल गया, सी मुझे पता है कि 0.1 था, ठीक है। तो 0.1 इंटू 0.27 तो क्या होगा, 0.027 मोलर, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ एन aqueous solution of HCl with pH of 1 to create an aqueous solution with pH of 2, ठीक है। अब मेरे पास ऑप्शन देखिए, ये बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए क्या है इसमें, ठीक। इसमें क्या करना है, सॉल्यूशन देखिए, pH ऑफ HCl 1 है, दे रखा है, ठीक है। pH ऑफ HCl अपना 1 दे रखा है, राइट। pH ऑफ HCl अगर 1 है, ठीक है, तो H प्लस क्या होता है, देखिए हमने लिखा है सीधा, pH क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस। माइनस लॉग H प्लस का मतलब लॉग H प्लस टू दी रेज -1, जो पावर में रहता है वो यहाँ आता है, तो यहाँ जो है वो पावर में जाएगा, तो -1। H प्लस कंसंट्रेशन का -1 मतलब क्या हो जाएगा, 1/H प्लस, राइट। तो लॉग 1/H प्लस pH होता है, मतलब 1/H प्लस क्या होगा, एंटी लॉग ऑफ pH। तो H प्लस क्या होगा, 1/एंटी लॉग ऑफ pH, ठीक है। अब देखिए 1/H प्लस यहाँ पे क्या होगा, 1/एंटी लॉग ऑफ pH, तो 1/एंटी लॉग ऑफ 10 क्या होगा, 1 क्या होगा, एंटी लॉग ऑफ, देखिए एंटी लॉग ऑफ 1 क्या होगा, 10, एंड 1/एंटी लॉग ऑफ pH। इसमें आप फॉर्मूला पुट कीजिए, बस हमने डिराइव भी किया है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या होगा, 1/एंटी लॉग pH, ठीक है। तो pH ऑफ HCl 1 है, तो ये हो जाएगा। pH ऑफ एक्वा सॉल्यूशन मुझे दिया है, तो हम H प्लस का कंसंट्रेशन निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए डाइल्यूशन ऑफ HCl में एक फॉर्मूला लगता है M1V1 इक्वल टू M2V2। देखिए क्यों, M1V1 का मतलब है मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलरिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, यही तो होता है, फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना इसी लेक्चर में। तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम मतलब होता है नंबर ऑफ मोल। देखिए HCl डाइल्यूट तो हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ मोल कभी H प्लस का चेंज नहीं होगा, H प्लस का नंबर ऑफ मोल सेम रहेगा, और हम इसी चीज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास पहले मोलरिटी क्या थी, 0.1 जो हम निकाले हैं, और वॉल्यूम मुझे पता था कि 1 है। मेरे पास मोलरिटी अब पता है 0.01 है, ठीक है।
अब मुझे वॉल्यूम नहीं पता है V2, ठीक है, तो V2 निकालने के लिए क्या करेंगे, V2 के लिए इक्वेशन बन जाएगा V2 इक्वल टू 0.1/0.01, तो 10 लीटर आंसर। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। मैंने देखिए एकदम फिल्टर करके ही जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था मैंने उसी को अपने कंटेंट में डाला है, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन जेईई मेन में आने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। इस तरह के वीडियो लेक्चर्स मैं आगे भी अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा जेईई मेन सितंबर के लिए रिवीजन बहुत अच्छे से हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।